हेलो ज्योग्राफर्स, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। यूजीसी नेट ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज़ हम कर रहे थे, जिसमें 4 क्लास हमारी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आज हमारी 5th क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो दिसंबर 2022 में पेपर हुआ था उसका डिटेल में एनालिसिस और आंसर की के साथ में जो यूजीसी नेट के द्वारा आंसर की दी गई थी उसको यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मैप दे रखा है कश्मीर का, कश्मीर हिमालयाज का मैप दे रखा है और हमें कुछ पासेस दे रखे हैं। इन पासेस को हमें बताना है इसकी सही सीक्वेंस। जैसे इसमें नंबरिंग दे रखी है 1 to 8 और नीचे पासेस की सीक्वेंस दे रखी है। तो 1 नंबर पे जो है ये हमारा है कराकोरम पास। तो सीक्वेंस हमारी स्टार्ट होगी कराकोरम से। 1 नंबर पे कराकोरम है, 2 नंबर पे क्यूरा टेग है, 3 नंबर पे है लानकला, 4 नंबर पे चांगला, 5 पे हमारा है उमासीला, 6 पे है बनिहाल, 7 पे है पीर पंजाल और 8 पे है जोजिला पास। तो ये करेक्ट सीक्वेंस में फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा हमारा। इस तरह जो पासेस है हिमालयाज के जो पासेस है या फिर जो वेस्टर्न घाट के पास है उससे रिलेटेड हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। पिछले पेपर में भी हमने देखा था कि उसमें आया था वेस्टर्न घाट के जो पास थे, पाल घाट था, उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो पास वाला टॉपिक आप अच्छे से कर सकते हो। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ऑलमोस्ट आपके 25-30 पास है जिनको याद करना है और उसके थ्रू आप इजीली 2 नंबर गेन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा नोक नी सिंड्रोम। नोक नी सिंड्रोम ये कौन सी गैस की वजह से होता है या फिर कौन से पोल्यूशन की वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर है फ्लोराइड। इससे रिलेटेड भी हमने देखा है कि जो मेनली ये कॉमन डिजीज है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। जैसे मर्करी पोल्यूशन का आया हुआ था कि मीनामाटा जो डिजीज़ है वो किससे होती है, तो मर्करी पोल्यूशन से होती है। वैसे लीड पोल्यूशन का भी आया था कि आर्सेनिक की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनका पीवाईक्यू में हमने डिस्कस किया है ये भी। नेक्स्ट हमारा है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट दे रखे ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। सो ओजोन लेयर से रिलेटेड इनमें से कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट था? तो पेरिस एग्रीमेंट था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है मराकिस एकॉर्ड। मराकिस एकॉर्ड जो है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आगे जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसका एक्सटेंशन था मराकिस में। क्योटो प्रोटोकॉल ये हमारा हो गया क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और जो ओजोन लेयर है उससे रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये हुआ था 1988 में। पहले वियना कन्वेंशन हुआ था 1987 में। उसके बाद इसके बाद जो ट्रीटी के रूप में जो एक निकल के आया वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट दे रखा है कि 2000 में एक कमीशन बनी थी, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1983। तो इसके बाद एक कमिटी बनाई गई थी, उसका नाम क्या था, या फिर कमीशन बनाई गई थी उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है बर्टलैंड कमीशन। 1983 में इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक कमीशन बनाई गई, बर्टलैंड कमीशन। उनको एनालाइज करना था कि वर्ल्ड में अभी क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग या इन्वायरमेंट की क्या कंडीशन है, उससे रिलेटेड उनको एक रिपोर्ट देनी थी। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया कि आवर कॉमन फ्यूचर। ये वाली जो रिपोर्ट है 1987 में आई, ये किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? तो इसका राइट आंसर है बर्टलैंड कमीशन। 1983 में बर्टलैंड कमीशन बनाएगी। इन्होंने रिसर्च और सर्वे करके जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश की उसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग NAAQM, ये वाला प्रोग्राम जो है ये किसके द्वारा इनिशिएट किया जाता है? तो ये था हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पॉल्यूशन से रिलेटेड है, इंडिया में पॉल्यूशन से रिलेटेड सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और स्टेट लेवल पे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बने हुए हैं। तो सेंटर के ज़्यादातर एयर क्वालिटी से रिलेटेड जो मेजर्स है वो CPCB के द्वारा ही मेजर किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि डब्ल्यू पेंग के द्वारा अपना जो वेनिंग फेज था उसके लिए कौन सी टर्म यूज की गई थी? सो पेंग के मॉडल में हम देखते हैं कि पेंग ने अपने जो साइक्लो ऑफ इरोजन था उसको फेजेस में डिवाइड किया गया था। 3 फेज थे उसमें। पहला था वैक्सिंग फेज, सेकंड था वेनिंग, सेकंड था यूनिफॉर्म फेज, सेकंड यूनिफॉर्म था उसमें, और थर्ड था वेनिंग फेज। लेकिन पेंक क्योंकि जर्मन ज्योग्राफर था तो उसने इन टर्म्स के लिए जर्मन वर्ड यूज किए थे, तो यहाँ पे भी हमें जर्मन वर्ड ही दे रखे। प्राइमर अम्फ क्या था? प्राइमर अम्फ था हमारा इनिशियल स्टेज। प्राइमर रम्फ होता है इनिशियल, और एंड रम्फ बनता है जो एंड में एंड प्रोडक्ट बचता है हमारा, उसको बोलते हैं एंड रम्फ। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा जो वैक्सिंग फेज था उसके लिए टर्म थी ऑफ स्टेंज एंच व्हीकल।
और ये सेकंड जो ऑप्शन है ये था हमारा यूनिफॉर्म के लिए, और थर्ड वाला जो इसमें दे रखा है एब्स्टेगेंडे एंड व्हीकल लंग, ये जर्मन में है तीनों ही वर्ड, तो ये हो जाएगा वेनिंग फेज के लिए, और ग्लेन वाला था ये था यूनिफॉर्म के लिए। नेक्स्ट है इसमें कैम्बे ग्रेबन इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक। सो कैम्बे ग्रेबन जो है ये कौन से अर्थक्वेक से रिलेटेड थी, तो इसका राइट आंसर वो हमारा होगा भुज अर्थक्वेक। 2001 में आया था भुज अर्थक्वेक, कैम्बे जो हमारा गुजरात कोस्ट के आसपास इस्टेब्लिश्ड है, वहाँ उसकी वजह से ये मेन अर्थक्वेक का ओरिजिन माना जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। इसमें देखें तो हम वेगनर ने पेंथालसा का मेंशन किया था, उसमें पेलियो क्लाइमेट का भी मेंशन करता है, जिग्सोफिट का भी मेंशन करता है, लेकिन सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्टिनेंटल थ्योरी से कोई रिलेशन नहीं था, क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई थी 1914 में, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग आता है 1960s में हैरी हेस के द्वारा। हैरी हेस। नेक्स्ट है कि फॉल्ट हैज ग्रेटर रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड। इनमें से कौन सा टाइप का फॉल्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क रहती है लैंडस्लाइड की, तो इसका आंसर रहेगा रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट में सबसे ज़्यादा रिस्क रहती है लैंडस्लाइड की, क्योंकि इसमें जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो हाई रहता है। नेक्स्ट है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। विंड इज डिफ्लेक्टेड टू इट्स राइट फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने पढ़ते हैं कि जो विंड्स जब इक्वेटर को क्रॉस करती है तो नदर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड उनका बेंड होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट वार्ड उनका बेंड होता है। नेक्स्ट है जियोस्ट्रोफिक विंड ब्लो पैरेलल टू द आइसोबार्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जियोस्ट्रोफिक विंड्स होती है जो आइसोबार्स होती है। नॉर्मल विंड्स का क्या रहता है, आइसोबार्स के पैरेलल की बजाय परपेंडिकुलर विंड्स की डायरेक्शन रहती है, लेकिन जियोस्ट्रोफिक विंड में ये इसके पैरेलल आ जाती है, इसीलिए इनको जियोस्ट्रोफिक विंड्स कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट में दे रखा है कि वार्म एयर कौन से फ्रंट में, वार्म एयर इज कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। सो कौन सा फ्रंट का टाइप है जिसमें वार्म एयर है वो कंप्लीटली जो सरफेस है वहां से डिस्प्लेस्ड हो जाती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ओक्लूडेड फ्रंट। ओक्लूडेड फ्रंट में जो कोल्ड एयर है वो कंप्लीटली वार्म एयर को मर्ज कर देती है या गायब कर देती है। अगला दे रखा है एनिमल रिंग्स ऑफ ट्रीज इज स्टडीज, या फिर जो एनुअल रिंग्स होती है ट्रीज को जब हम काटते हैं उसमें रिंग्स बनी हुई होती है, उसके बेस पे हम उसका एज को डिटरमाइन करते हैं कि कितना पुराना ये ट्री रहा होगा, तो इसके लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं, तो ये होती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा कि मुकदमा, ये वाली बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, ये हमने पीवाईक्यू में देखा है कि मैच द फॉलोइंग में ये वाली बुक दे रखी थी, इसका राइट आंसर रहेगा इब्न खालदून। नेक्स्ट है कि परमाफेस्ट वाला जो टर्म है ये कौन से स्कॉलर के द्वारा दी गई थी, या फिर वो स्कॉलर कौन सी स्कूल से रिलेटेड था, तो ये हमें इसका राइट आंसर में पता है कि ये परमाफेस्ट वर्ड है, ये यूज किया था हम्बोल्ट ने। हम्बोल्ट ने सबसे पहले यूज किया था, और हम्बोल्ट था जर्मन ज्योग्राफर। फिर है कि विच पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी इज एसोसिएटेड विथ फर्डिनेंड डी सोसर। सो फर्डिनेंड से रिलेटेड कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो इसका राइट आंसर है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है वो फर्डिनेंड के द्वारा दिया गया था, या फिर वो इसका मेन ज्योग्राफर था। अगले में दे रखा है कि कौन से मॉडल में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटी एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स। सो जो ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी है उसमें कौन सा मॉडल ऐसा था जिसमें ट्रांसपोर्ट रूट्स पे ज़्यादा फोकस किया गया था, तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा सेक्टर मॉडल। सेक्टर मॉडल दिया गया था हयोत के द्वारा 1939 में। इसमें इसने ट्रांसपोर्ट रूट्स और सिटी के आसपास का जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है उस पर ज़्यादा इंफेसाइज किया था। नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री, जो हमारा सेंसस होता है, सेंसस ऑपरेशन है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ऑपरेशनलाइज किया जाता है या किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो गृह मंत्रालय है उसके अंडर में सेंसस डिपार्टमेंट आता है, और वही सेंसस से रिलेटेड फंड्स पास करता है, और पूरी प्रोसेस होम मिनिस्ट्री से ही स्टार्ट होती है। अगला है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। इसके अंदर ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें हाई एंड स्टेबल बर्थ रेट रहती है और हाई एंड फ्लक्चुएटिंग डेथ रेट रहती है, मानी बर्थ रेट भी हाई है और स्टेबल है, और डेथ रेट भी हाई है और फ्लक्चुएटिंग है। ये कौन सा स्टेज होता है, तो ये रहता है हाई स्टेशनरी स्टेज। हाई स्टेशनरी स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई देखने को मिलती है। अगले में दे रखा है रिग्रेसिव पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर, तो ये कौन सी कंट्रीज में देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर हमारा रहेगा ऐसी कंट्रीज जिन्होंने अपना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पूरा कर लिया है।
रिग्रेसिव पॉपुलेशन एज क्या होता है, जिसमें ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। जो हमारा 60+ वाला एज ग्रुप वाला पॉपुलेशन है उनका रेशियो जिनमें ज़्यादा है। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जिन कंट्रीज़ का पूरा हो चुका है उन्हीं में ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है नियरेस्ट नेबर एनालिसिस। ये जो इंडेक्स है इसकी वैल्यू अगर 2.5 है तो ये क्या सजेस्ट करता है, ये किस तरह का सेटलमेंट टाइप सजेस्ट करता है। सो नियरेस्ट नेबर एनालिसिस में हम देखते हैं कि जब फॉर्मूले में हम डेटा पुट करते हैं तो उसे एक वैल्यू निकल के आती है, उसके बेस पे हम सेटलमेंट्स का टाइप डिसाइड करते हैं कि वो क्लस्टर्ड है या फिर स्केटर्ड है या रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर इसको 2.5 आता है तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, तो वो रहेगा इवनली प्लेस्ड, इवनली स्पेस्ड। तो 2.5 पे ये रहता है। वैसे अगर 0 आता है, आंसर हमारा 0 आता है तो वो क्लस्टर्ड रहेगा उसका। और वही अगर 2.15 आता है तो रहता है रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरीके से हम नियरेस्ट नेबर एनालिसिस वाले इंडेक्स का यूज करते हैं सेटलमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है जियोमेट्रिकल शेप फॉर्म्स बाय ग्रुप ऑफ बिल्डिंग इज टर्म्ड एज। सो ग्रुप ऑफ बिल्डिंग से जियोमेट्रिकल शेप जब हम बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैटर्न। एक पर्टिकुलर पैटर्न बन जाता है। लोकेशन, साइट, सिचुएशन ये सब हो गए। बाकी सेटलमेंट्स के सेटलमेंट्स की जो सिचुएशंस होती है या फिर उनकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स, इसका आगे फॉर्मूला दे रखा है। तो इसमें इस फॉर्मूले में जो एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स क्या रेफर कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स होगा टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑक्यूपाइड बाई ईच क्रॉप। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में हम टोटल क्रॉप्स का क्रॉप्ड एरिया को ऐड करते हैं, उसके बाद सिंगल क्रॉप का उसमें डेटा पुट करते हैं, उसके बेस पे हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स किसी एरिया की निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर्स में फ्लड्स का क्या एक रीजन नहीं है। 5 ऑप्शन हमें दिए। पहला दे रखा ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ब्रिंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सिल्ट, हेवी डिपॉजिट ऑफ सिल्ट हैज रेज द रिवर बेड। स्टेटमेंट करेक्ट है, इसकी वजह से फ्लड्स आती है। लेकिन हमें पूछा इनमें से कौन सा रीजन है जिसे फ्लड्स नहीं आती, तो फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, ये एक फ्लड का रीजन नहीं है। फिर ओकेजनल अर्थक्वेक हैव ब्रोट अबाउट चेंजेस इन द कोर्स ऑफ रिवर, स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्रॉडनेस ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली, तो इसका भी कोई रोल नहीं है फ्लड के अकरेंस में। और वेरी हाई पॉपुलेशन प्रेशर एज फोर्स द पॉपुलेशन टू लिव इन फ्लड प्रोन एरिया, स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इसमें नोट कॉजेज में आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, बी एंड डी। नेक्स्ट है हमारा गुनार मिडाल की थ्योरी, क्यूमुलेटिव कोएफिशिएंट थ्योरी। तो इसमें उसने कौन से कॉन्सेप्ट दिए थे, तो इसमें रहेगा बैकवाश इफेक्ट एंड स्प्रेड इफेक्ट। अब तक हमारी 5 क्लासेज हो चुकी है और पांचों क्लास में आपने नोटिस किया होगा कि मिडाल की क्यूमुलेटिव कोएफिशिएंट थ्योरी से हर पेपर में क्वेश्चन आया है और मोस्टली रहता है बैकवाश इफेक्ट, स्प्रेड इफेक्ट, जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्यूमुलेटिव कोएफिशिएंट थ्योरी का क्वेश्चन आ ही रहा है हर साल। तो ये वाली थ्योरी आप अच्छे से कवर कर सकते हो, आपके 2 नंबर इजीली कवर हो सकते हैं। आप पिछले 5 सालों के पेपर में सिर्फ ये 5 क्वेश्चन ही कर लो तो इसी से बहुत चीजें रिपीट हो ही रही है। नेक्स्ट है हमारा एक कॉन्सेप्ट है टूरिज्म एरिया लाइफ साइकिल। ये वाला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, सो टूरिज्म एरिया लाइफ साइकिल मॉडल था टूरिज्म से रिलेटेड, ये दिया गया था रिचर्ड बटलर के द्वारा 1980s में। नेक्स्ट है डेट सर्विस रेशियो क्या होता है। डेट सर्विस रेशियो किसी कंट्री का वो होता है कि किसी कंट्री की टोटल नेशनल इनकम का कितना परसेंटेज आपका जा रहा है डेट या फिर जो कर्जा ले रखा है उसको पे करने में। सेकंड स्टेटमेंट हमारा कि प्रपोर्शन ऑफ कंट्रीज टोटल नेशनल इनकम दैट इट नीड्स टू यूज द मीट इट्स डेट रीपेमेंट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि टोटल डेट रीपेमेंट के लिए कितनी नेशनल इनकम को यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसका क्या नाम दिया गया है, तो ये हमें पता है कि ये नाम दिया गया रेड क्लिफ लाइन। दुरंद लाइन है ये अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में है। मैकमोहन लाइन है यह चाइना और इंडिया के बीच में, और इंडिया पाकिस्तान के बीच वाली होगी रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट है कल्चरल हेल्थ की डेफिनेशन। कल्चरल हेल्थ क्या होता है, सो कल्चरल हेल्थ की डेफिनेशन रहती है द बर्थ प्लेस ऑफ कल्चरल ग्रुप एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर कल्चरल लैंडस्केप, ये इसकी राइट डेफिनेशन रहेगी। अगले में हमें दे रखा है कि इनमें से कौन सा पीवीटीजी में नहीं है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाई थी, देवार कमीशन। उसके बाद उन्होंने इसके 4 क्राइटेरियाज बताए थे कि जिसकी पॉपुलेशन स्टेगनेट हो या फिर डिक्लाइनिंग हो, लो लिटरेसी लेवल हो, एग्रीकल्चर जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो,
तो इसके बेस पे इंडिया में बहुत सारे ट्राइब्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। हमें बताना इनमें से कौन सा ट्राइब उसमें इंक्लूड नहीं है। तो राइट आंसर हमारा रहेगा वेंटागिया। ये वैसे ओबीसी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं वेंटागिया। और मेरियम नागास, मरम नागास, ये नागालैंड के, नागालैंड ये मणिपुर में आते हैं। और ये पीवीटीजी में शामिल है, ये मणिपुर में है। सहरिया ये राजस्थान का ट्राइब है जो पीवीटीजी में शामिल है। और रियंगास आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है मोस्टली। अगला हमें दे रखा है स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच इज यूज टू एनालाइज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स की इंटरडिपेंडेंस को एनालाइज करने के लिए कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर हमारा रहेगा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो स्टेट्स का क्वेश्चन है, स्टेट की क्वेश्चन हमको हमें डायरेक्टली आंसर बताना पड़ता है, क्योंकि अगर इन चारों को बताए तो कम से कम 15-20 मिनट का टाइम लगेगा। लोकेशन क्वेश्चन क्या होता है, स्टैंडर्ड स्कोर क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एमडी मॉरिस के द्वारा एक इंडेक्स जारी की गई थी, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसके 3 कंपोनेंट्स क्या थे? तो 3 कंपोनेंट बताने हमें। 3 कंपोनेंट में एक तो था हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, पहला कंपोनेंट IMR था। सेकंड इसमें था लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। और थर्ड था बेसिक लिटरेसी। ये 3 कंपोनेंट यूज किए गए थे। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले में दे रखा था एलिमेंट साइट सिचुएशन एंड एसोसिएशन फॉल इन विच ऑर्डर ऑफ एरियल इमेज इंटरप्रिटेशन। सो एरियल इमेज इंटरप्रिटेशन के लिए अलग अलग ऑर्डर्स है, प्राइमरी ऑर्डर, सेकेंडरी ऑर्डर, टर्शियरी ऑर्डर, हायर ऑर्डर। प्राइमरी ऑर्डर में क्या होता है? प्राइमरी ऑर्डर में आता है प्राइमरी एलिमेंट्स, जो इनिशियल एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंडरी में कौन से आते हैं? सेकेंडरी में आते हैं आपके जैसे टेक्सचर हो गया, शेप हो गया, वो सब आ जाएंगे सेकेंडरी में। टेक्सचर, शेप, साइज, ये आ जाएगा सेकेंडरी में। टर्सरी में क्या होता है? टर्सरी में आ जाता है पैटर्न वगैरह, सेटलमेंट्स का पैटर्न क्या है, या फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। हायर ऑर्डर में आता है ये साइट, सिचुएशन, एसोसिएशन, ये सब आ जाता है हायर ऑर्डर में। राइट आंसर हमारा हो जाएगा हायर। अगले में जियोपॉलिटिक जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज किया था या फिर किसने कॉइन किया था? इसका राइट आंसर रहेगा रेडोल्फ जेलेन। इसने 1899 में सबसे पहले जियोपॉलिटिक वर्ड का यूज किया था। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हमें मोस्टली 3-4 चीजें पढ़नी होती है। एक तो ये जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, दूसरा हेटलैंड थ्योरी, तीसरा रिमलैंड थ्योरी, और फोर्थ जो मान की जो बुक्स है उसका जो सी पावर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में 4 ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट है आइकोनोस रिमोट सेंसिंग डेटा। ये कौन सी एजेंसी से रिलेटेड है? तो आइकोनोस रिलेटेड है डिजिटल ग्लोब। डिजिटल ग्लोब ये अमेरिका की एक इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा ये आइकोनोस रिमोट सेंसिंग डेटा वाली पब्लिश किए जाते हैं। फिर है कि पॉइंट डेटा कौन सा डायमेंशनल डेटा होता है? तो पॉइंट डेटा 0D डायमेंशन या फिर डायमेंशन लेस होता है। राइट आंसर हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा, डायमेंशन लेस। फिर है 5 इंडियन मेट्रोस विद रेस्पेक्ट टू टोटल पॉपुलेशन आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। मेट्रो सिटीज दे रखी है हमें इंडिया की, हाईएस्ट से लोएस्ट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें इनको अरेंज करना है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन मेट्रो सिटीज में है मुंबई की, तो आंसर जो हमारा मुंबई से स्टार्ट होता है उसमें देखते हैं मुंबई, और इसमें मुंबई। उसके बाद हाईएस्ट पॉपुलेशन है दिल्ली की, दोनों में दिल्ली। उसके बाद हाईएस्ट है कोलकाता की, फिर चेन्नई की, फिर बेंगलुरु की। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में दे रखा इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ये अगर आपने देखा हो तो प्री मॉनसून शावर से रिलेटेड लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया कि ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन आ रखा था। चेरी ब्लूजम कर्नाटका में होता है, राइट आंसर है। नॉर्वेस्टर वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, राइट है। लू नॉर्दर्न इंडिया या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, करेक्ट है। मैंगो शावर महाराष्ट्र, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगा। मैंगो शावर होता है कर्नाटका में, कर्नाटका इसका राइट आंसर होगा। फिर है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन हमारा कौन से साइकिल से रिलेटेड है? तो ये नाइट्रोजन साइकिल से। नाइट्रोजन साइकिल में अमोनिफिकेशन वाली प्रोसेस होती है। अगले में है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? रिवर्स दे रखी है हमें गंगा की जो इनिशियल 5 ट्रिब्यूटरीज है, उसके बाद जो गंगा बनती है हरिद्वार में आके। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनती है, करेक्ट है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम है वहां पे रुद्रप्रयाग है, ये करेक्ट है। करणप्रयाग भागीरथी और पिंडार, ये इनकरेक्ट है क्योंकि करणप्रयाग जो है वो हमारा बना हुआ है अलकनंदा और पिंडार पे। करणप्रयाग वाला जो प्रयाग है वो अलकनंदा और पिंडार,
इन दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे स्थित है। और विष्णुप्रयाग, ये धौलीगंगा और अलकनंदा, ये करेक्ट है। राइट आंसर इसमें हमारा होगा सी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन, ऐसा इकोलॉजिकल सक्सेशन जो इनऑर्गेनिक कंटेंट से स्टार्ट होता है और जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत कम पाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑटोट्रोफिक सक्सेशन। ऑटोट्रोफिक सक्सेशन में क्या होता है कि जिसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत कम होता है। नेक्स्ट है कि लोकल विंड है, कैटाबेटिक कौन सी है इनमें से? चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इनमें से कौन सी कैटाबेटिक विंड है? कैटाबेटिक कौन सी होती है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। एक होती है एनाबेटिक विंड, एक होती है कैटाबेटिक। एनाबेटिक होती है हमारी वार्म एंड मॉइस्ट एयर, वहीं कैटाबेटिक होती है ड्राई एंड कोल्ड विंड। सो कोल्ड विंड होती है वो मोस्टली कैटाबेटिक से होती है। इसका राइट आंसर रहेगा चिनोक, यूएसए में आती है मोस्टली, इसको स्नो ईटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 2020-21 में इंडिया से पोल्ट्री के एक्सपोर्ट से रिलेटेड पूछ रखा है कि कौन कौन सी कंट्रीज में पोल्ट्री एक्सपोर्ट की गई थी। सो पहला देखें तो ओमान वाला करेक्ट है, फिर मालदीव्स करेक्ट है, और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का हमारा 2015 के बाद से ट्रेड ऑफ चल रहा है, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ऐसा कोई ज़्यादा ट्रेड चल नहीं रहा है, तो पाकिस्तान वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी निकाल देते हैं हम। फिर इंडोनेशिया इसमें करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। फिर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यूनियन टेरिटरीज को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है लिटरेसी रेट के बेस पे। तो इसमें देखो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट जो यूनियन टेरिटरीज में लिटरेसी रेट है वो थी दमन एंड दीव में, दमन दीव के बाद थी चंडीगढ़ में। तो ऐसा ऑप्शन देखे तो दमन दीव के बाद चंडीगढ़, फिर पुडुचेरी, फिर दादर नागर हवेली। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा ई, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है इंडियन ओशियन की रीज दे रखी है हमें, इनको साउथ से नॉर्थ की ओर अरेंज करना है। पहला दे रखा है केरलेन गेसबर्ग रीज, चेगोस सेंट पॉल रीज, सोकोट्रा चेगोस रीज, लक्षद्वीप चेगोस रीज। तो ये वाली सीक्वेंस करेक्ट है। जो हमारी साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशियन है उसमें ये वाली पहली वाली है कार्जेलेन, फिर इसके ऊपर हमारी आती है चेगोस सेंट पॉल वाली, चेको सेंट पॉल, और उसके ऊपर सोकोत्रा और लक्षद्वीप। ये सेम सीक्वेंस दूसरी तरफ भी चलती है, कार्लेन, फिर चेगोस, फिर सोकोत्रा, और दूसरी तरफ आ जाती है अंडमान वाली रीज। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों करेक्ट है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा है जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है कि डेनुडेशन इन्वॉल्व्स वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन। स्टेटमेंट करेक्ट है। फिजिकल वेदरिंग एंड मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस डिफर ओनली इन स्केल। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग में लार्ज स्केल डिफरेंस देखने को मिलता है। बी वाला ऑप्शन हम हटा देते हैं। फिर है इन ड्राई क्लाइमेट्स सोल्ट क्रिस्टल ग्रोथ एंड वेदरिंग लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्टिव होलोड आउट नियर बेसेस ऑफ सैंडस्टोन क्लिफ। सो ड्राई क्लाइमेट में क्या होता है कि जो सोल्ट क्रिस्टल है उनकी ग्रोथ की वजह से हमें कुछ होलोज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो आंसर हम देखें तो ऑप्शन ए और सी हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है स्ट्रेटोवोल्केनोज। स्ट्रेटोवोल्केनोज क्या होते हैं? ये कंपोजिट जो वोल्केनो होता है, कंपोजिट वोल्केनो को स्ट्रेटोवोल्केनोज भी बोलते हैं। तो इसमें बेसाल्टिक मैग्मा होता है, स्टेटमेंट करेक्ट है। बेसाल्टिक मैग्मा होता है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये कंपोजिट वोल्केनो में नहीं पाया जाता है। इन्वॉल्व्स इंटरलेड स्ट्रेटा, स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि एक वोल्केनो है उसमें पाइप से दूसरा वोल्केनो कनेक्ट हो जाता है, तो इसमें इंटरलेड स्ट्रेटा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें मैग्मा इज गैसी एंड हाईली विस्कस, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इससे अगला मैग्मा इमर्ज अंडर लो प्रेशर, स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगा, इसमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट है हमारा ओशियन करंट दे रखे हैं और विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉर्डरिंग कोस्टल जोन्स। तो ऐसे कौन से करंट्स है जो टेम्परेचर रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं? तो ये बेसिकली ये पूछना चाहता है कि कोल्ड करंट कौन कौन से है, क्योंकि कोल्ड करंट किसी एरिया में आएगा तो वहां पे टेम्परेचर रिड्यूस होगा, वार्म करंट अगर किसी एरिया में जाएगा तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इसमें से हमें कोल्ड करंट्स बताने हैं। तो गल्फ स्ट्रीम हॉट करंट है, हटा देते हैं। ब्रेजिलियन करंट हॉट करंट है, हटा देते हैं। फिर हमारा कैनरीज करंट, ये कोल्ड करंट में आएगा, और बेंगुला करंट ये कोल्ड करंट में आएगा। क्यूरोसियो करंट ये भी हॉट करंट में आते हैं, हटा देते हैं। राइट आंसर होगा ए और डी। फिर है हमें दे रखा है कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। उसमें हमें बताना है कि
ट्रॉपिक्स क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कौन से हमें वो वाले बताने हैं इसमें कि ट्रॉपिक्स वाले कौन कौन से क्लाइमेट थे। तो इसमें हम देखें तो ट्रॉपिक वाले में रहेगा ए वाला, ए एफ और ए एम, ये हमारे आ जाते हैं जो ड्राई क्लाइमेट है या हाई लेटीट्यूड वाले क्लाइमेट। तो राइट आंसर होगा बी और डी। नेक्स्ट है हमारा कॉस्मोलॉजी ऑफ वेदास। कॉस्मोलॉजी ऑफ वेदास में यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए गए या फिर कौन सी थ्योरीज यूज की गई है। तो इसके लिए फिलोसॉफिकल ओरिजिन माना गया है वेदास में, करेक्ट है। आर्टिस्टिक ओरिजिन माना जाएगा, ये भी करेक्ट है। और इंस्ट्रूमेंटल ओरिजिन, ये भी करेक्ट है। केमिकल ओरिजिन से रिलेटेड वेदास में बात नहीं की गई है। राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमें दे रखा है कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं और आगे स्कॉलर का नाम दे रखा है। ज्योग्राफिकल थॉट का क्वेश्चन है। पहला दे रखा है कार्ल रिटर, कार्ल रिटर कॉन्टिनेंटालिटी एंड कॉन्सेप्ट्स। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि कार्ल रिटर के द्वारा नहीं दिया गया, ये दिया गया अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का। जो कॉन्टिनेंटालिटी एंड कॉन्टिनेंटालिटी कॉन्सेप्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट टेलियोलॉजिकल अप्रोच, ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। अगला है ऑस्कर पास्कल दास ओसलैंड, स्टेटमेंट करेक्ट है। दास ओसलैंड का इंग्लिश में मीनिंग था फॉरेन लैंड, ये ऑस्कर पास्कल के द्वारा लिखी गई थी। फिर वरेनियस कर्टिक ऑफ प्योर रीजन, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। अगर आपको याद हो पीओआईक्यू में इस बुक का नाम भी पूछा गया था, ये बुक लिखी गई थी इमैनुअल कांट के द्वारा। फिर इमैनुअल कांट जनरल हिस्ट्री ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमंस, स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्कर पास्कल वाला और इमैनुअल कांट वाला, बी सी और ई, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है कि पॉजिटिविज्म के फीचर्स पूछे गए हैं कि इनमें से कौन कौन से पॉजिटिविज्म के फीचर्स है। तो मेटाफिजिक्स पॉजिटिविज्म का फीचर नहीं है, इनकरेक्ट हो गया। एम्पिरिसिज्म राइट आंसर है। नेक्स्ट नॉर्मेटिव वैल्यूज, ये भी करेक्ट है। नॉर्मेटिव वैल्यूज इसमें नहीं था। यूनिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक लॉज, ये करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर होगा बी और डी। नॉर्मेटिव वैल्यूज वाला था, ये आपका जो इंपेरिकल साइंस था या फिर जो ट्रेडिशनल मेथड से डिटर्मिनेटिक वैल्यूज थी उसमें यूज किया जाता था नॉर्मेटिव मेथड। नेक्स्ट है हमारा ऑयल फील्ड्स दे रखे हमें और बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। आसाम में मोरान हागरीगंज, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर गुजरात लोनेज कलोल ऑयल फील्ड्स, स्टेटमेंट करेक्ट है। ईस्ट कोस्ट ऑफशोर फील्ड्स, तो इसमें ओलकाद एजोल, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। वेस्ट कोस्ट ऑफशोर फील्ड्स, इसमें बसाइन आलिया बेट, बसाइन आलिया बेट वाला है, ये वेस्ट कोस्ट ऑफशोर में नहीं है, गुजरात में आते हैं जो गल्फ ऑफ कैम्बे है उसके आसपास। तो इसमें हो जाएगा आंसर ए बी और सी। नेक्स्ट है हेटलैंड थ्योरी। तो ये मैंने इसी क्लास में पीछे बताया कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो कॉन्सेप्ट है ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं हेटलैंड ड्रीमलैंड थ्योरी से ही आते हैं। तो हेटलैंड का पूछ रखा है, इट वाज पब्लिश थ्राइस 1904 1940 1943। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये 1904 फिर 1948 है, 1918 फिर 1943। तो ये 18 रहेगा बीच वाला, 14 नहीं रहेगा। और इसके बाद 3 बुक्स भी लिखी गई है इसके साथ। 1904 में लिखी गई थी आपकी ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, 1918 में राउंडवर्ड एंड 1918 में राउंडवर्ड एंड विनिंग ऑफ पीस। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसमें, इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय जर्मन ज्योग्राफर एच.जी. मैकेंदर। तो एच.जी. मैकेंदर के द्वारा लिखी गई थी, ये तो सही है, लेकिन ये जर्मन ज्योग्राफर नहीं था, ये ब्रिटिश ज्योग्राफर था। नेक्स्ट है इट वाज बेस्ड ऑन लैंड वर्सेस सी पावर, स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रेडिक्शन ऑफ थ्योरी केम टू बी ट्रू एंड जर्मनी बिकेम द सुपर पावर, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जर्मनी सेकंड वर्ल्ड वॉर में हार गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हारा था, तो अल्टीमेटली सुपर पावर नहीं बना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड वाला करेक्ट है सिर्फ। अगले में हमें दे रखा है कि करेक्ट कौन सा मैच है। तो वॉल मैप वाला इनकरेक्ट है क्योंकि वॉल मैप के लिए हम लार्ज स्केल मैप यूज करते हैं। यहाँ पे 1.980 दे रखा है, मानी स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल यूज की जाएगी। लार्ज स्केल प्लेन को कवर करने के लिए 1:100 स्केल करेक्ट है। फिर टोपोग्राफिकल मैप में सबसे बड़ी स्केल यूज की जाती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना होता है। तो ये हो गया 1:250, स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला हमें दे रखा है एटलस में भी बड़ी स्केल यूज होती है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कैडेस्ट्रियल मैप, इसकी स्केल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी सी और ई, ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है या फिर नॉट ट्रू बताना है। ये हमें याद रखना है हमेशा से कि ऑप्शन में पूछा क्या गया है, करेक्ट वाला पूछा गया है या नॉट करेक्ट वाला पूछा गया है।
इसमें देगा मोर देन 1/2 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन रिजाइड इन बिलो 200 मीटर्स एंड अबव मीन सी लेवल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन लिव्स 25% ऑफ लैंड सरफेस, करेक्ट है। 90% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन रिजाइड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये भी करेक्ट है। द मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर हाईली पॉपुलेटेड देन इंटीरियर्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि मार्जिन्स पे पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे इंटीरियर पार्ट्स की बजाय। नेक्स्ट हमारा है वेबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी से रिलेटेड। जो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसमें भी दो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी रहती है, वेबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी और वॉन थ्यूनन की एग्रीकल्चर थ्योरी। इन दो से हर साल एक या दो क्वेश्चन रिपीट होता ही है। पहला स्टेटमेंट है टू डिटरमाइन वेयर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री लाई, वेबर कैलकुलेटेड द रेशियो बिटवीन वेट ऑफ लोकलाइज्ड मटेरियल एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट। सो मटेरियल और प्रोडक्ट दोनों के बीच का वेट मेजर करके वेबर एनालाइज करता है कि इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ पे होगी। जैसे अगर बाहरी मटेरियल है तो उसको मार्केट तक या फिर फैक्ट्री तक ले जाना मुश्किल है तो वो रॉ मटेरियल के पास होगी। वहीं अगर रॉ मटेरियल हल्का है तो उसको अगर ट्रांसपोर्ट करना ईजी है तो वो इंडस्ट्री मार्केट के पास इस्टाब्लिश की जा सकती है। तो इसके लिए वो एक डेजिग्नेट करता है मटेरियल इंडेक्स। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इस इंडेक्स में क्या था, अगर एक से ज़्यादा है इसकी वैल्यू तो मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री होगी, और अगर एक से कम है तो वो रहेगी आपकी कंजम्पशन सेंटर के पास। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले में दे रखा है कि मोर देन 1 होगा तो वो रहेगी कंजम्पशन सेंटर वाले, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। बी और सी और डी ई आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो आंसर इसमें हमारा होगा इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन ई, फोर्थ वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। फिर है लीनियर कॉन्ट्रास्ट इमेज इन्हांसमेंट से रिलेटेड पूछ रखा है कि इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। तो इमेज का कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए एक तो हम यूज करते हैं मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रेच, और दूसरा इसमें हम यूज करते हैं हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। ऑप्शन 1 और ए और बी वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले में पूछा हमें स्वीडिश स्कॉलर जिन्होंने क्लाइमेटोलॉजी में जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा है। तो इसमें हम देखें तो एक तो था डेनियल फार्नियाइट स्वीडिश जियोग्राफर था, और सेकंड इसमें रहेगा एंड्रस सेल्सियस, ये भी एक स्वीडिश फार्नियाइट स्वीडिश और नॉर्वेजियन मिक्स वाला क्लाइमेटोलॉजिस्ट था। वहीं हमारा जो ये है सेल्सियस सिर्फ फिनलैंड स्वीडिश था, ये सिर्फ स्वीडिश था, ये स्वीडिश प्लस नॉर्वेजियन था, तो ये प्योरली स्वीडिश में नहीं आता, इसलिए ऑप्शन 1 को हम हटा देते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा रहेगा टोर बर्गरोन, ये भी स्वीडिश जियोग्राफर था, ऑप्शन हो जाएगा बी और डी करेक्ट। बर्गरोन की थ्योरी हम पढ़ते हैं क्लाउड से रिलेटेड, क्लाउड की थ्योरी आई थी जिसमें क्लाउड की फॉर्मेशन से रिलेटेड थ्योरी है जिसमें बर्गरोन मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं, तो ये हो गया स्वीडिश जियोग्राफर। नेक्स्ट है नेम ऑफ द सॉइल दे रखा है और हमें एरिया बताना है, मैच करना है। तो कैलकेरियस क्ले सॉइल पाई जाती है खादर एरियाज में। अगला रेड लोमी सॉइल हमारी होती है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। पोर्टजोलिक सॉइल होती है मिड अल्टीट्यूडनल जोन्स ऑफ हिमालयाज, जो हाइयर माउंटेन रीजन है उसमें पोर्टजोल सॉइल पाई जाती है। सॉइल विथ लो ऑर्गेनिक मैटर एंड लो नाइट्रोजन, तो ये रहेगी डेजर्ट सॉइल। अगले में अगेन मैच करवाना हमें, कॉन्सेप्ट दे रखे हैं और उनके स्कॉलर के नाम बताने हैं। पहला है नेल्सन के द्वारा दिया गया था अर्थ डे। सबसे पहले अर्थ डे 1970s के आसपास, जो हमारा 22 अप्रैल को हम अर्थ डे मनाते हैं, तो उस दिन इन्होंने स्टूडेंट के साथ इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए एक रैली निकाली थी, प्रोटेस्ट करा था। तो उस दिन से हम अर्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल को। अगला ए डगलस, इसने डेंड्रोक्रोनोलॉजी वाला जो कॉन्सेप्ट था ए डगलस के द्वारा दिया गया। चार्ल्स अल्टन का है इकोलॉजिकल निश, और अर्नेस्ट हैकल यह है इकोलॉजी। ये पीवाईक्यू में भी आया है कि हैकल के द्वारा कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया था। नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील प्लांट दे रखे, और ये आयरन और कहाँ से लाते हैं या फिर इनकी सोर्स माइन कौन सी है, उनको हमें मैच करना है। पहले टिस्को जमशेदपुर वाला जो आयरन और है वो इंपोर्ट करता है नोआ मुंडी और गुरु माहिसिनी माइन से, और VISSL भद्रावती वाला इंपोर्ट करता है केमनगुड़ी माइन से। HSL भिलाई वाला आयरन और लेके आता है डल्ली राजहरा हिल से, और बोकारो वाला करता है किरुबुरु माइन से। डल्ली राजहरा जो माइंस है ये इंडिया की लार्जेस्ट आयरन ओर की माइंस है, ये। नेक्स्ट में मिनरल्स दे रखे हैं और साथ में उनकी माइंस दे रखी है, सही मैच करवाने। मैग्नीज सबसे ज़्यादा पाया जाता है बालाघाट छिंदवाड़ा में। कॉपर माइंस है डूंगरपुर और मलखानगंज।
बॉक्साइट, बॉक्साइट पाया जाता है बोलांगीर, उदयगिरी, उड़ीसा में। कोल, कोल से रिलेटेड है नॉर्थन कर्णपुर और झिलमिल डिस्ट्रिक्ट। अगले में प्लेसेस ऑफ अर्थक्वेक और टेक्टोनिक इन्वायरमेंट, उसके साथ कौन सी प्लेट बाउंड्रीज रिलेटेड है वो हमें बताना है। जैसे बाम ईरान, बाम ईरान वाला आता है ब्लाइंड फोल्ट में। मेक्सिको सिटी, मेक्सिको सिटी है सबडक्शन जोन में। सैन फ्रांसिस्को, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, पीवाईक्यू में भी आया कि सैन फ्रांसिस्को कौन सी बाउंड्री पे लोकेटेड है, तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और जावा है, जावा है अंडर सी सबडक्शन। नेक्स्ट में हमें 4 विंड्स दे रखी है। आपको या तो लास्ट क्लास में ये सेम क्वेश्चन आ रखा था, चारों विंड्स के नाम दे रखे थे और मैच करवाना था, जिसमें मैंने बताया था कि जो नॉर्दर्न विंड्स थी, ये ज्योग्राफिकल थॉट में विंड्स का क्लासिफिकेशन किया गया था कि नॉर्थ से जो विंड आ रही है उनको क्या नाम दे रहे हैं, ईस्ट से क्या दे रहे हैं। तो नॉर्थ वाली थी बोर्स, ईस्ट वाली थी यूरस, साउथ वाली थी नोटस और वेस्ट वाली थी जेफायरस। सो जो नॉर्थ से आ रही थी वो विंड रहेगी कूल विंड्स। जैसे हम विंटर इंडिया में आती है तो नॉर्दर्न विंड्स के थ्रू ही आती है, तो नॉर्थ वाली रहती है स्ट्रॉन्ग एंड कूल विथ क्लियर स्काई। बोर्स का हो जाएगा कोल्ड विंड्स के साथ, यूरस का हो जाएगा वार्म के साथ, ईस्ट वाली वार्म रहती है। नोटस का रहेगा हमारा एडवांसिंग स्टॉर्म जो साउथ से आ रही है, और जेफायरस हो जाएगा ड्रेडिंग एंड बाल्मी फोर्थ के साथ। नेक्स्ट हमारा है स्कॉलर का नाम दे रखा है और उसका मॉडल दे रखा है। पहला सेडलर, सेडलर के द्वारा दिया गया था पॉपुलेशन ज्योग्राफी का फर्टिलिटी वेरीज इन्वर्सली विथ डेंसिटी। अगला रिकार्डो, रिकार्डो का था पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इकोनॉमी। थॉमसन, थॉमसन का था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। स्टॉपर का था इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल। अगले में अगेन हमें थ्योरी दे रखी है और स्कॉलर का नाम दे रखा है, सही को मैच करवाना है। पहला वॉन थ्यूनेन मॉडल, वॉन थ्यूनेन मॉडल था एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ऑगस्टस लॉस, लॉस का था थ्योरी ऑफ इंडस्ट्री लोकेशन। डोई, डोई का था क्रॉप कॉम्बिनेशन। क्रिस्टोलर, क्रिस्टोलर क्या सेंट्रल प्लेस थ्योरी। नेक्स्ट हमारे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मेजर्स दे रखे हैं और उनकी डेफिनेशन दे रखी है। जैसे ईटा इंडेक्स, ईटा इंडेक्स किससे रिलेटेड है, तो ईटा इंडेक्स होती है एवरेज लेंथ पर लिंक। इसके लिए हम यूज करते हैं ईटा इंडेक्स, वही थीटा इंडेक्स है। थीटा इंडेक्स का यूज करते हैं एवरेज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक पर इंटरसेक्शन। बेटा इंडेक्स, बेटा इंडेक्स का यूज करते हैं लेवल ऑफ कनेक्टिविटी इन ग्राफ। और अल्फा इंडेक्स, अल्फा इंडेक्स इवेलुएट करती है नंबर ऑफ साइकिल इन ग्राफ इन कंपैरिजन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल्स। तो ये ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स यूज की गई है या फिर कुछ इंडेक्स दी गई है। अगला थीमेटिक मैप दे रखा है हमें और डेटा टाइप दे रखा है कि कौन से डेटा टाइप से इन मैप्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे पहला क्वालिटेटिव मैप्स, क्वालिटेटिव मैप्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा कोरोक्रोमेटिक मैप इसका एग्जांपल हो गया। सेमी क्वांटिटेटिव मैप है, इसमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम सिंबलाइजेशन करेंगे, जैसे कोरो स्केमेटिक मैप होता है। क्वांटिटेटिव अगर डेटा मैप का हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम डेटा का यूज करेंगे इंटरवल एंड रेशियो डेटा का। और स्पेशल वाले के लिए हम यूज करेंगे वर्चुअल मैप्स। नेक्स्ट हमारा स्केल दे रखी है और डेटा टाइप दे रखा है। स्केल नॉमिनल स्केल, नॉमिनल स्केल इससे हम यूज करते हैं सॉइल टाइप को मेजर करने के लिए। ऑर्डिनल स्केल टाउन साइज के लिए। इंटरवल वाली हम यूज करते हैं अल्टीट्यूड फ्रॉम मीन सी लेवल। और रेशियो इसका मंथली इनकम, इस सब के मेजर के लिए रेशियो का यूज करते हैं। फिर अरेंज द टॉप 5 व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हाईएस्ट इसमें रहेगा यूपी, फिर आ जाएगा हमारा एमपी, उसके बाद रहेगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, AEDBC। ऑप्शन में यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विल्सन साइकिल। विल्सन साइकिल का नाम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट होती थी या फिर कॉन्टिनेंट्स जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं उसके लिए एक विल्सन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, विल्सन साइकिल ऑफ सुपर इम्पोजिशन या फिर सुपर कॉन्टिनेंट का इसने साइकिल दिया था। तो इसमें स्टेटमेंट 1 वाला दे रखा है कॉन्टिनेंटल रप्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ वाइड ओशन बेसिन। इसमें हमें सीक्वेंस बतानी है कि किस सीक्वेंस में विल्सन साइकिल काम करता है। तो कॉन्टिनेंटल रप्चरिंग से स्टार्ट होगा, वाइड ओशन बेसिन बनेगा, उसके बाद उसमें क्या होता है, उसमें होता है ओशनिक ये फ्रैक्चर होगा, न्यू सबडक्शन बाउंड्रीज बनेगी, तो सी वाला ऑप्शन। उसके बाद इसमें होता है प्लेट रिवर्स देयर मोशन एंड ओशन बेसिन बिगिन टू क्लोज। फिर इसमें रहेगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड आर्क, फिर रहता है कॉन्टिनेंटल सचर जोन की फॉर्मेशन। तो ACDBE ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा करेक्ट सीक्वेंस बतानी है डेट्रिटस फूड चेन की। ओडम के द्वारा एक डेट्रिटस फूड चेन दी गई थी
उसकी सीक्वेंस बतानी है। तो इसमें क्या रहता है, सबसे पहले रहती है मैंग्रोव लीव्स, सबसे पहले मैंग्रोव लीव्स आएगी। डेट्रिटस फूड चेन और नॉर्मल फूड चेन में डिफरेंस ये रहता है कि डेट्रिटस वाली जो होती है ये डीकम्पोजर से स्टार्ट होती है। सेकंड इसमें रहेगा डेट्रिटस। थर्ड इसमें हो जाएगा क्रॉब एंड श्रम्प्स, फिर हो जाएगी स्मॉल फिश, फिर हो जाएगी लार्ज फिश। ऑप्शन फोर्थ वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले में हमें दे रखा है गैसेस दे रखी है, इनको करेक्ट सीक्वेंस में बताना है कि एटमॉस्फेयर में इनका जो कंसंट्रेशन है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हाईएस्ट इनमें से जो है वो रहेगी हमारी नियोन, ऑप्शन डी। उसके बाद जो रहेगी वो हीलियम, उसके बाद मीथेन, उसके बाद क्रिप्टोन, और सबसे कम रहती है हाइड्रोजन। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रीज दे रखी है हमें और पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है कॉन्टिनेंट्स को। सो डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट डेंसिटी रहती है वो तो हमारी एशिया की है, उसके बाद जो रहे अफ्रीका की, फिर यूरोप की, फिर नॉर्थ अमेरिका की। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फिर एजरसन रीजन वाला क्वेश्चन है कि टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम होते हैं इनमें पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट विथ ब्रॉड बेस। तो इनका जो पिरामिड बनता है वो इस तरीके का बनता है, इसका जो बेस होता है वो बड़ा होता है। सेकंड दे रखा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बायोमास इंक्रीज फ्रॉम प्राइमरी टू टर्सरी कंज्यूमर्स। तो इसमें देखें तो ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है ऊपर की ओर जाएंगे तो बायोमास बढ़ेगा, लेकिन पहले स्टेटमेंट में बताया कि पिरामिड अपराइट बनेगा, मानी ऊपर की ओर जाएंगे तो बायोमास डिक्रीज होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन एजरसन रीजन वाला है। पहला दे रखा है ड्यूरिंग एन इक्विनॉक्स द लेंथ ऑफ डे लाइट इज 12 आवर्स एवरीवेयर ऑन द अर्थ। सो इक्विनॉक्स के टाइम में पूरी अर्थ पे 12 घंटे का डे नाइट रहेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। इक्विनॉक्स के टाइम में ये होता है। इक्विनॉक्स क्या होता है, जब जो सन है वो ओवरहेड रहता है इक्वेटर पे, 0 डिग्री पे जो सन ओवरहेड रहेगा उस सिचुएशन को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। ये साल में 2 बार होता है, एक हमारा आता है मार्च में, एक आता है सितंबर में। सेकंड है ऑन इक्विनॉक्स द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पासेस डायरेक्टली थ्रू द पोल्स डिवाइडिंग द लैटिट्यूड इन हाफ। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट अगेन एजरसन रीजन वाला है। एनी लेक ऑफ वाटर टू सेटिस्फाई द नॉर्मल नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक इंडस्ट्री और ह्यूमन पॉपुलेशन में बी टर्म्ड एज ड्राउट। सो ड्राउट की डेफिनेशन दे रखी है कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी अगर कम हो जाए, नॉर्मल नीड्स जो हमारी होती है एग्रीकल्चर के लिए, लाइव स्टॉक के लिए या फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वो अगर हमें नहीं मिल रही है तो उस सिचुएशन को ड्राउट बोलते हैं। ड्राउट इज ए डिस्ट्रेस सिचुएशन कॉज्ड बाय लैक ऑफ रेनफॉल। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ राइट हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन 1, ए एंड आर आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये इसकी। अगले में हमें दे रखा है क्यूमुलेटिव एटमॉस्फेरिक डिजास्टर, कि एटमॉस्फेरिक डिजास्टर इनमें से कौन कौन सा है। तो टोर्नेडो डिजास्टर ये क्यूमुलेटिव एटमॉस्फेरिक डिजास्टर में आता है। सेकंड है फ्लड डिजास्टर, ये भी इसमें आता है। सुनामी वाला है, सुनामी इसमें नहीं आता। ये जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि अर्थक्वेक इंड्यूस्ड सुनामी भी होती है, ओशियनिक वाटर में मोस्टली सुनामी आती है। तो क्यूमुलेटिव एटमॉस्फेरिक डिजास्टर में नहीं आएगा। हीट वेव डिजास्टर तो ये भी इसी का पार्ट है, एटमॉस्फेरिक की वजह से होता है। लैंडस्लाइड डिजास्टर ये इसका पार्ट नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। नेक्स्ट है राष्ट्र डेटा मॉडल। जीआईएस में जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है मोस्टली स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा रहता है जीआईएस में राष्ट्र और वेक्टर डेटा। राष्ट्र और वेक्टर डेटा से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते ही है। रिमोट सेंसिंग में हमारा रहता है एरियल फोटोग्राफ वाला, और स्टेटिस्टिक्स में रहते हैं कुछ फॉर्मूलाज। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में अगर ये 4-5 टॉपिक ही कर लो तो आपका प्रैक्टिकल वाला पोर्शन इजीली कवर हो सकता है। राष्ट्र डेटा में देखते हैं, राष्ट्र डेटा मॉडल इज सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल पिक्सल आर ऑफ सेम साइज एंड शेप, स्टेटमेंट करेक्ट है। स्मॉलर फाइल साइज, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो साइज एंड शेप है इस पे डिपेंड करेगा कि फाइल की साइज बड़ी रहेगी या छोटी रहेगी, तो ऑलवेज स्मॉलर नहीं रहेगी। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट हो जाएगा, सी हम हटा देते हैं यहाँ से। फिर है राष्ट्र डेटा मॉडल इज कॉम्पिटेबल विथ रिमोट सेंसिंग इमेजरी, स्टेटमेंट करेक्ट है। राष्ट्र डेटा को हम रिमोट सेंसिंग में यूज करते हैं। अगला है डिफिकल्टी ओवरले ऑपरेशंस, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन होगा हमारा ए, बी और डी वाला करेक्ट। अगले में हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, जो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी है
ये आता है हमारा 2.1 पे। जब टोटल फर्टिलिटी रेट किसी कंट्री की 2.1 आ जाती है तो वो आ जाता है रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। अगले में दे रहेगा फ्रीक्वेंटली रेफर्स टू कैपेसिटी ऑफ वुमन टू बियर चिल्ड्रन। स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू माल्थस वॉर इज प्रिवेंटिव चेक। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वार एक प्रिवेंटिव नहीं, ये पॉजिटिव चेक था कि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो अगर उसको कम करना है तो उसका एक क्या रीजन रहेगा, तो वॉर्स वगैरह बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट सी को हम निकाल देते, सीधा आंसर पे आ गए हम। बी, डी और ए। डी में क्या था, क्रूड डेथ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा गंगा की ट्रिब्यूटरीज दे रखी है, इनको वेस्ट से ईस्ट की ओर अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारी रहती है रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, ऑप्शन ए बी, फिर घाघरा, फिर गंडक। ए बी डी सी, ऑप्शन 3। अगले में हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। जो बीओडी होते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सीवेज वाटर इज वेरी हाई। स्टेटमेंट करेक्ट है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, जो लेक्स वगैरह होती है उनमें जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको सर्वाइवल के लिए या फिर डीकम्पोजिशन के लिए कितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है उनको, या कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है एरोबिक ऑर्गेनिज्म रैपिडली इंक्रीज इन सीवेज वाटर ड्यू टू लो कंटेंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें दे रहेगा लो अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। स्टेटमेंट करेक्ट है। इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या रहती है कि इंटरेक्शन को पढ़ते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच की। पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पैरासाइट्स की डेफिनेशन ये है कि ये दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा ए और सी। नेक्स्ट है 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एसटी पॉपुलेशन बतानी है हमें इंडिया में टॉप 3 स्टेट्स की। तो एसटी और एससी वाली पॉपुलेशन से रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है। ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन वो है मध्य प्रदेश में, उसके बाद है महाराष्ट्र में, फिर है उड़ीसा में। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सही स्टेटमेंट बताना है। एस्टिमेट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम लाइफ टेबल। स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंप्रूवमेंट की वजह से पॉपुलेशन एजिंग भी बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी तो एजिंग वाली पॉपुलेशन या फिर जो 60 प्लस की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला है आईएमआर जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की डेफिनेशन दे रखी है कि डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। तो स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। आईएमआर की डेफिनेशन रहती है कि टोटल डेथ ऑफ चिल्ड्रन पर 1000 लाइव बर्थ। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। माल्थस प्रपोज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। माल्थस के द्वारा माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन दिया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए और बी। अगले में है कि प्रोनेटल पॉपुलेशन पॉलिसीज कौन सी कंट्रीज के द्वारा अपनाई गई है। प्रोनेटल पॉलिसीज क्या होती है, जिसमें इंसेंटिव दिए गए पॉपुलेशन ग्रोथ करने के लिए, यानी जहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग फेज में है और वो कंट्री चाह रही है कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए, इसलिए वो लेके आई है प्रोनेटल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो इसका हम एग्जाम्पल देखें तो स्पेन है और जापान है, इन दो कंट्रीज में प्रोनेटल पॉलिसीज चल रही है। आंसर हो जाएगा बी और ई। यहाँ पे बी और ई होगा फोर्थ में। नेक्स्ट हमारा है निश मार्केट टूर ऑपरेटर्स हैव इंक्रीज इन नंबर टू सेटिस्फाई स्पेशलिस्ट हॉलीडेज। तो इसके लिए उन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, तो इसमें हमारा होगा थीम पार्क, फिर क्रूज, स्पोर्ट टूरिज्म, इन तीन को इसमें इंक्लूड किया गया है। फैमिली गैदरिंग टूरिज्म इसमें इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट हमारा है टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है कि इन इवेंट्स को हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। पहला दे रखा है एडवेंट ऑफ व्हील, तो ये सबसे पहले आया था। फिर आएगा एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, थॉमस कुक अरेंज द फर्स्ट पैकेज टूर बिटवीन लेसिस्टर एंड लोकबोरो इन यूके, तो ये सेकंड रहेगा हमारा। फिर रहेगा एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड, फिर यूजेस ऑफ जेट प्लेन इन मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स, ऑप्शन 1। अगले में दे रहेगा सेफी कैलकुलेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रू रैंकिंग कोएफिशिएंट मेथड इन ईयर 1990। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेफी के द्वारा नहीं, ये कैंडल का मेथड पढ़ते हैं हम। कैंडल का मेथड है जिसमें वो रैंक कोएफिशिएंट
का यूज करता है एग्रीकल्चर कैलकुलेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए। सेकंड है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एज इनपुट आउटपुट रेशियो वाज कैलकुलेटेड बाय खुसरो। ये स्टेटमेंट करेक्ट है खुसरो के द्वारा, इसके लिए इनपुट आउटपुट रेशियो का यूज किया गया था। इसमें हो जाएगा स्टेटमेंट 1 फॉल्स 2 करेक्ट। नेक्स्ट है दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहले डिजिटल इलेवेशन मॉडल इज ए रास्टर फॉर्मेट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये रास्टर फॉर्मेट का है। ऑल पिक्सल आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप इन डिजिटल एलिवेशन मॉडल, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। रास्टर डेटा का पीछे हमने एक क्वेश्चन देखा है कि उसमें जो ऑल पिक्सल्स होते हैं वो सेम साइज और शेप के होते हैं, डिफरेंट नहीं होते, तो इसमें होगा 1 करेक्ट 2 इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 1 is true, सेकेंड इज फॉल्स। नेक्स्ट हमारा है कि मूवमेंट ऑफ पीपल गुड्स एंड इंफॉर्मेशन आफ्टर सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, तो उसका मेन एक्सीलरेशन का रीजन क्या था? तो लिबरलाइज ट्रेड करेक्ट है, एमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक ब्लॉक्स करेक्ट है, लो लेबर प्रोडक्टिविटी ये इसमें इंक्लूड नहीं था क्योंकि हाई लेबर प्रोडक्टिविटी आ रही थी, इसी वजह से मूवमेंट ज़्यादा हो रहा था। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज करेक्ट है, आंसर होगा ए बी और डी। नेक्स्ट में दे रखा है कि सोसाइटीज हैव बिकम इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। सो ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा डिपेंडेंस क्यों बढ़ती जा रही है? तो इसका मेन रीजन क्या है? कम्यूटेशन, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए कम्यूटिंग। अगला रहेगा सप्लाई एनर्जी नीड्स करेक्ट रहेगा। इसके बाद रहेगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द एबो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेबिलिटी। ट्रांसपोर्टेबिलिटी क्या होता है? तो ट्रांसपोर्टेबिलिटी की डेफिनेशन रहती है हमारी ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ पैसेंजर, फ्राइट एंड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है फ्रिक्शन ऑफ स्पेस। फ्रिक्शन ऑफ स्पेस क्या होता है? तो फ्रिक्शन ऑफ स्पेस होता है ह्यूमन एंड फिजिकल कांस्टेंट दैट क्रिएट्स ए फ्रिक्शन टू एनी मूवमेंट ऑफ पीपल, फ्रेट एंड इंफॉर्मेशन। सो जो ह्यूमन और फिजिकल कांस्टेंट जो क्रिएट होते हैं मूवमेंट में, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन ऑफ स्पेस। नेक्स्ट में दो स्टेटमेंट दे रखे, स्पेसिफिक पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज टू फुलफिल डिमांड ऑफ मोबिलिटी। सो ट्रांसपोर्टेशन का मेन पर्पज है मोबिलिटी की डिमांड को फुलफिल करना। सेकंड है सिंस ट्रांसपोर्टेशन कैन ओनली एग्जिस्ट इफ इट मूव्स पीपल, फ्राइट एंड इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन इज डोमिनेट टू आउटकम ऑफ ए डिराइव्ड डिमांड। सो ट्रांसपोर्टेशन एक डिराइव्ड डिमांड है, मानी इसके थ्रू डिमांड क्रिएट की जा रही है। स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट हमें ज्योग्राफिकल थॉट का क्वेश्चन है कि अर्लीस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ ज्योग्राफिक क्वेश्चन स्टार्ट विथ। तो किसने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी में सबसे पहले ज्योग्राफिकल थॉट को? तो आंसर रहेगा हमारा होमर। इंडक्टिव अप्रोच इज रिलेटेड विथ, सो इंडक्टिव अप्रोच रिलेटेड है इंपिरिकली ऑब्जर्व्ड। इंडक्टिव अप्रोच रिलेटेड है इंपिरिकली ऑब्जर्व्ड नॉलेज से रिलेटेड। ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉट ए फीचर ऑफ एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं था? तो इसमें रहेगा एकेडमिक रेस्ट्रिक्शंस, अंडरमाइनिंग रिलीजियस बिलीफ्स करेक्ट है, फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशन, प्रमोशन ऑफ सर्च फॉर ट्रूथ। ये तीनों एकेडमिक रेस्ट्रिक्शन नहीं, इसमें एकेडमिक इंडिपेंडेंस दी गई थी लोगों को। अगले क्वेश्चन में हु प्रमोटेड द लॉजिक ऑफ जनरल टू पर्टिकुलर प्रोसीजर। सो जनरल से पर्टिकुलर वाला जो रीजन था ये दिया गया था प्लेटो के द्वारा। अगला वो बिलोंग्स टू मैथमेटिकल ट्रेडिशन ऑफ लोकेटिंग प्लेसेस। सो मैथमेटिकल ट्रेडिशन से रिलेटेड है हिपार्कस। हिपार्कस के द्वारा ज्योग्राफिकल थॉट में मैथमेटिकल ट्रेडिशन स्टार्ट की गई थी। इसी के साथ आज का हमारा पेपर हो जाता है कंप्लीट। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, ज्योग्राफी_विजडम अकेडमी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो पीछे का पेपर हुआ था वो डिस्कस करेंगे। इसके थ्रू हम 2024 से लेके 2018 तक के जो पेपर है वो सारे नेक्स्ट 10 क्लासेज में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपके कोई डाउट हो या फिर किसी क्वेश्चन अगर आपको आंसर सही से समझ नहीं आया तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।